दोस्तों यस बैंक की बात करें, स्टॉक के अंदर आज पॉजिटिव ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। बड़ी तेजी तो नहीं बन रही है, लेकिन यहाँ से स्टॉक फिर से एक अप मूव की पोजीशन बना रहा है और आने वाले समय एक संभावना पॉजिटिव बन सकती है। अब इसके बीच में एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक ने एक्सचेंज को जानकारी दी है, उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टर मीटिंग बुलाई है। यानी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ संभावना पॉजिटिव बन रही है। अब आप देख ही सकते हो कि यस बैंक को एक प्रमोटर की ज़रूरत है और इसके लिए सिटी ग्रुप को काम सौंपा गया है उनके लिए प्रमोटर तलाशने के लिए। बहुत सारी ग्लोबल इन्वेस्टर जो बड़े हैं, जो बैंकर हैं, वो यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। यहाँ पे संभावना बहुत सारी बन रही है, लेकिन इसके बीच में आरबीआई की तरफ से एक के बाद एक बहुत सारे सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसको लेकर बैंकिंग सेक्टर की तरफ से क्या बातें निकल के आ रही है, अलग अलग बैंकों के एमडी का क्या कहना है, और दूसरी तरफ अब आरबीआई ने एक और बड़ा फैसला किया बैंकों को लेकर। क्या है उसका असर, निगेटिव या पॉजिटिव, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यहाँ पे कारोबार की बात कर ले। इस समय लगभग 2 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत 22.30 पर हुई, लगभग फ्लैट शुरुआत हुई, थोड़ी सी तेज़ी के साथ। कल की क्लोजिंग 22.25 के आसपास थी। इंट्राडे में 22.25 का लो भी बना, यानी कल के लेवल तक स्टॉक गया। अच्छी बात है कि गिरावट बिल्कुल नहीं हुई। जो हाई है वो 23.20 का, यानी काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई। यानी एक दिन में देखो तो ₹1 का अप मूव देखने को मिला, लेकिन ऊपर के लेवल से स्टॉक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से फिर दबाव में है। और इसके पीछे है बहुत सारे ब्रोकेज हाउस के अलग अलग टारगेट। अब आप देख सकते हो कि इस तरह से भले ही शानदार रिजल्ट हो, उसके बाद टारगेट आते बहुत सारे सेल के, और वो टारगेट की वजह से देखें तो स्टॉक के अंदर गिरावट हो जाती है और माहौल निगेटिव बन जाता है। रिटेल इन्वेस्टर उसमें डर के अपने शेयर बेच देते, लॉस भी बुक कर लेते हैं। इस समय 22.55 के आसपास स्टॉक ट्रेड करा है 1.35% की तेज़ी के साथ। आज भी पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे है यस बैंक, वोडाफोन आइडिया नंबर 1 पे। काफ़ी लोग ये जो कहते हैं कि लगातार वॉल्यूम टॉपर ये क्यों बने हो, तो इसके पीछे वजह की जो शेयरों की संख्या है वो सबसे ज़्यादा वोडाफोन आइडिया में ही है और इसीलिए ट्रेडिंग यहाँ पे ज़्यादा होती है। और नंबर 2 पे यस बैंक है और इसीलिए लगातार ये वॉल्यूम टॉपर बने हुए और लोगों का रुझान भी पॉजिटिव है। यहाँ पे खरीदारी भी अच्छी खासी हो रही है और इसका भी असर देखने को मिलेगा। वैसे आज आरबीएनएल और आईआरएफसी भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त उसमें तेज़ी देखने को मिली। उसके पीछे कुछ बड़ी गुड न्यूज़ है जिस पे ऑलरेडी हमारा वीडियो बन चुका है। इससे पहले आप जाके वो जरूर देखें, उसमें आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक ने एक्सचेंज को नोटिस के माध्यम से जानकारी दी है कि उन्होंने एक इन्वेस्टर मीटिंग रखी है। तो आप देख सकते हो कि यह एक्सिस कैपिटल एनुअल इंडिया फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस 2024 होगी और इसकी डेट है 16/5/2024, यानी परसों यहाँ पे यह एक इन्वेस्टर मीटिंग होने जा रही है। और इसका जो मोड है वो फिजिकल, यानी ये मीटिंग फिजिकल रूप से होगी, ये ऑनलाइन नहीं होगी। और लोकेशन इसका मुंबई है, यानी ये मीटिंग मुंबई में होने जा रही है। वैसे ये भी कहा है कि इसका जो टाइमिंग या जो वेन्यू है वो बदल भी सकता है। अभी फ़िलहाल उसके बारे में जो हो सकता है कि बदलाव हो तो उसकी जानकारी दी जाएगी। तो फिलहाल देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ बड़ी यहाँ पे अंदर जानकारी है जो शेयर की जा सकती है, कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं इस मीटिंग के दौरान। तो जैसे कि यस बैंक अपने प्रमोटर को तलाश रही है, हो सकता है उससे संबंधित कोई मीटिंग के अंदर कोई बड़ी बातचीत हो। अब यहाँ पे सिटी ग्रुप ऑलरेडी इनके लिए ये काम कर रहा है, उनके लिए प्रमोटर ढूंढ रहा है। तो मीटिंग होगी, उसके बाद में ही पता चलेगा कि मीटिंग के क्या मकसद है। लेकिन यहाँ पे 16 तारीख को मीटिंग होगी, इसका आपको खास ध्यान रखना है। अब एक बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है, आरबीआई ने एक अब बड़ा फैसला किया है। बहुत सारे जो बैंक है जो जीरो बैलेंस होने के बाद में भी अलग अलग चार्ज काटते हैं, जिससे कस्टमर का जो बैलेंस है वो माइनस में चला जाता है। अब यहाँ पे सेविंग बैंक के अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस की जो सीमा है उसको तय कर रखी है। उसके बाद में अगर बैलेंस कम होने पे जो अकाउंट पे मेंटेनेंस नहीं रखने की वजह से ग्राहकों से जो पैसे वसूले जाते हैं अब वो नहीं ले पाएंगे। आरबीआई ने कहा है कि किसी के बैंक में जीरो बैलेंस तो हो सकता है, निगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता। यानी एक बार बैलेंस खत्म होने के बाद उसको निगेटिव में नहीं चला सकते, उनसे अलग अलग चार्ज रिकवर नहीं कर सकते अगर उनके बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो आरबीआई ने इन सभी बैंकों को निर्देश जारी कर दिया है कि अब किसी के भी नॉन मेंटेनेंस चार्ज नहीं देने होंगे। यानी अब किसी का बैलेंस जीरो है तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज लगा के उसको माइनस में बैलेंस को नहीं कर सकते, निगेटिव बैलेंस में नहीं ले जा सकते। अब इसमें सवाल ये कि बहुत सारी बैंकों ने मिनिमम बैलेंस रखा है कि वो एक सीमा है, उसके नीचे जाने पे उसमें फिर देख सकते हो कि चार्ज जो है वसूलना शुरू कर देते हैं।
और फिर वो बैलेंस धीरे धीरे जीरो में चला जाता है और जीरो से फिर वो निगेटिव बैलेंस हो जाता है और इसीलिए अब यहाँ पे बड़ा फैसला किया गया है आरबीआई की तरफ से। वैसे तो ये नियम पिछले साल ही से लागू होने वाला था, लेकिन अभी सरकार ने उसको लागू नहीं किया था। बहुत सारी बैंकों ने तो ये चार्जेस बंद कर दिए पहले से, लेकिन अभी भी बहुत सारी बैंक वसूल कर रही है। लेकिन अब माइनस बैलेंस नहीं कर पाएगा कोई भी बैंक, और ऐसे में जो इनकी एक्स्ट्रा इनकम होती है वो बंद होगी अब आरबीआई के इस नए नियम के तहत। जो बहुत सारे अकाउंट होते हैं, जो ज़्यादा करके किसी के पास बहुत सारे अकाउंट होते हैं, वो सारे वो एक्टिव नहीं रहते, तो उसमें उनका जो मिनिमम बैलेंस का जो है चार्ज वो भी कम हो जाता है। उसमें मिनिमम बैलेंस के नीचे आने से फिर उनके ऊपर अलग अलग चार्ज लगते हैं, वो अब नहीं लगा पाएंगे, जिससे बैंकों की जो कमाई है उसमें थोड़ी कमी जरूर आएगी। अब यहाँ पे यस बैंक को लेकर देखो कि एंजल वन के अमरदेव सिंह की तरफ से भी बड़ा बयान निकल कर आया है। तो देख सकते हो कि अमरदेव सिंह का कहना है, इस समय इलेक्शन का दौर चल रहा है और इलेक्शन को लेकर भी लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि वोटिंग पैटर्न इस बार देखें तो उसमें जिसमें परसेंटेज बहुत नीचे आए, जिसका कुछ यहाँ पे लोगों अलग अलग तरह से अपना प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जिसका असर भी बाजार पे देखने को मिला है। और एफआईआई बाजार में ज़बरदस्त बिकवाली कर रहे हैं। उन्होंने करीब 25,000 करोड़ की बिकवाली मई महीने में कर दी है, जिससे बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े। यूएस फेड की तरफ से आगे जाके क्या रेट कट होगी इसकी भी संभावना कम दिख रही है। इन सब बाजार से असर जो है निगेटिव हो रहा है और जिससे बाजार में इस समय दबाव देखने को मिल रहा है। तो अमरदेव सिंह का कहना है कि मनपुर में देखें तो 11% की गिरावट हुई है, कैनरा बैंक लगभग 12% गिरा है और यस बैंक के स्टॉक में देखें तो कि 10% के आसपास की गिरावट हुई है। और शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो इन स्टॉक में थोड़ी सी संभावना निगेटिव बनी हुई है और आने वाले समय इसमें थोड़ी सी दबाव की स्थिति बन सकती है। तो मनपुरम अगर 160 के नीचे चला जाए तो फिर यहाँ पे बिकवाली की संभावना बनेगी। कैनरा बैंक अगर 510 के नीचे चला गया तो यहाँ पे और गिरावट की संभावना बनेगी। और यस बैंक के लिए बोला है कि 20 रुपये से नीचे अगर चला गया तो सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा, पैनिक सेलिंग भी शुरू हो सकती है। तो तब तक 20 के ऊपर तब तक बने रहे, 20 के नीचे आने पर आप 20 में से निकलने की कोशिश करें, ये अमरदेव सिंह का कहना है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आरबीआई ने नया रूल्स लाया है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जो प्रोविजनिंग बढ़ाया जाए ताकि रिस्क ना हो, कोई अगर कल को डिफ़ॉल्ट कर जाए तो। अब इसको लेकर अलग अलग बैंकों ने अपनी राय दी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दिनेश खारा का कहना है कि इससे कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, हमने अगर प्रोविज़न बढ़ाना भी पड़ा तो हम बढ़ा सकते हैं, हमारे पास इस समय फ़ंड की कमी नहीं है। और दूसरी तरफ देखें तो ये ऐसा ही बयान पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से भी आया, लेकिन साथ में उनका ये भी कहना है कि अभी हमें वेट करना होगा गाइडलाइंस किस तरह से आरबीआई के आते हैं, उसके बाद में हम इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। लेकिन ओवरऑल देखें तो इससे बैंक की सेहत पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पीएनबी के सीईओ का कहना है कि अभी इसका क्या निगेटिव असर होगा ये आने वाला समय बताएगा, तो उसको हम पहले कैसे उसके बारे में बात कर सकते हैं, उसके पॉजिटिव असर होंगे या निगेटिव वो आने वाला समय बताएगा। तो फिलहाल देख दो कि जो बैंकें हैं वो इस समय इतना चिंतित नहीं है। उनका कहना है कि गाइडलाइन आने दे, उसके बाद में हम देखेंगे और अगर प्रोविज़न करना पड़ेगा तो कर लेंगे, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि 2009 से 2012 के बीच में बहुत सारा एनपीए हो गया था बैंकों में और इसीलिए इस बार वो बैंक फिर से एनपीए न बने और इसीलिए इस बार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं आरबीआई की तरफ से। और बैंक इसको लेकर अभी फ़िलहाल इसने चिंतित भी नहीं है। तो कुल मिला के आने वाले इसमें सेहत सुधरेगी बैंकों की और जो डिफ़ॉल्ट कर जाते बैंक, एनपीए बढ़ जाता, वैसी संभावना भी कम होगी। अब यहाँ पे अगर हम यस बैंक की परफॉर्मेंस को देखें पिछले एक साल में पेयर कंपनियों की तुलना में, तो इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। पिछले एक साल में यस बैंक ने 41.38% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि इंडसइंड बैंक में इस दौरान 17.59% की ही तेज़ी बनी है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो 18.08% की तेज़ी बनी है। तो बिल्कुल यहाँ पे एक साल के हिसाब से विनर आपको यस बैंक दिखाई देगा। अगर हम बात करें 6 मंथ की तो यस बैंक ने 16% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान इंडसइंड बैंक में 5.86% की गिरावट हुई है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 10.36% गिरा है। तो 6 मंथ के हिसाब से भी विनर यहाँ पे यस बैंक ही आपको दिखाई देगा। अगर हम बात करें 1 मंथ की तो यस बैंक में 7.01% की गिरावट हुई है, इंडसइंड बैंक में 8.64% की गिरावट हुई है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 8.24% की गिरावट है। तो यहाँ पर भी जो लूजर में देखें तो यस बैंक सबसे कम है, इससे ज़्यादा गिरावट इंडसइंड बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हुई है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ऐसी कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई जो चिंता की विषय बने। दूसरे बैंकों के मुकाबले इसका प्रदर्शन अच्छा ही है पिछले एक साल में और इसीलिए इसमें एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर आपको निवेश करना चाहिए। आने वाले समय यस बैंक आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है, इसके अंदर वो सारा पोटेंशियल है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।